ABC न्यूज़ के तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौक़िफ़ में खुशामदीद, मैं फैसल खान। नाज़रीन, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर जो कब्ज़ा है वो अब पूरी तरह से कर लिया है और उनकी जो जीत है वो अब उसमें कोई दो राय बाकी रह नहीं गई। जलालाबाद को फ़तह करने के बाद जब वो काबुल में दाखिल हुए तो उसके बाद उनकी जो फ़तह है, जो फतूहात का सिलसिला है, उस पर यकीनी तौर पर अब एक मोहर लग गई है और एक ठप्पा लग गया है और अब उसकी जो फतूहात का सिलसिला है वो मुकम्मल हो गया है। ये एक तारीखी जीत है और इससे ज़्यादा तेज़ तरीन कोई भी फतूहात का सिलसिला हमें तारीख में नज़र नहीं आता। इंतहाई तेज़ ये फतूहात का सिलसिला था। 10 दिन कबल जब तालिबान ने पहला सूबाई दारुल हुकूमत जो था जरनज, उसको फ़तह किया था, उसके 10 दिन में ही जलालाबाद को फ़तह कर लिया और उसके बाद काबुल के अब सदारती महल तक तालिबान पहुंच गए। तो यकीनन उनकी ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और नाज़रीन, यकीनी तौर पे ये लोग अब इस जीत को डिज़र्व करते थे। 20 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ कुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और दुनिया की जदीद तरीन अफवाज के साथ, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग लड़ रहे हैं और सिर्फ AK-47 और इस तरह के जो आलात हैं उनका इनको सहारा था। लेकिन इनने जो साबित कदमी थी उसका मुजाहरा किया और 20 साल तक लड़ते रहे। और एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट जो तालिबान की तरफ से आई थी, जो इनने US को दी थी कि यू हैव वॉचेस एंड वी हैव टाइम, उसका इनने सबूत दिया है और ये लगातार 20 साल तक लड़ते रहे और आज ये फतेहाब हुए हैं। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान फ़ोन लिंक पे मौजूद हैं। कारगिल के हीरो, पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक़ था। कारगिल में इनको तमगे से नवाजा गया, लेकिन इनने तमगा सिर्फ ये कहकर वापस कर दिया कि कश्मीर की आज़ादी तक ये किसी किस्म का कोई भी रिवार्ड किसी से भी नहीं लेंगे। उसके बाद 6 साल तक जम्मू कश्मीर में जहादी तंजीमों के साथ जहादी सरगर्मियाँ अंजाम देते रहे और फिर 11 साल भारतीय जेल में इनने कैद गुजारी है और अब ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन, कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं उनमें भी ये अपनी नुमाइंदगी का इजहार करते हैं। शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। वेलकम, यू आर वेलकम सर। अच्छा शहजाद साहब, मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, हमने देखा कि 3 लाख से ज़्यादा की फ़ौज थी, $100 अरब से ज़ायद अमेरिका ने, इंडिया ने और मुख्तलिफ ममालिक ने उस फ़ौज को बनाने में खर्च कर दिए और 30 से ज़्यादा जो मुल्क थे उनकी सपोर्ट हासिल थी इस फ़ौज को, लेकिन फिर भी वो फ़ौज लड़ी ही नहीं। जब तालिबान ने चढ़ाई की है तो बिला कोई गोली चली ही नहीं है और तालिबान ने फतह कर लिया अफगानिस्तान को। तो क्या वजह है, ये फ़ौज लड़ी क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान अपनी एक मखसूस तारीख रखता है और मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज्यादा जो अमेरिका है हमारी हिस्ट्री के बारे में वो स्टडी करता है और अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर भी वो पढ़ाता है। रशिया जो सोवियत यूनियन के कत्ल के बाद, कत्ल में इसलिए कहता हूँ कि जो भी जाबिर जब किसी मुल्क पे चढ़ाई करता है और उसको कब्जे में लेना चाहता है वो जालिम और जाबिर ही होता है। और जब दुनिया ने देखा और अमेरिका स्पेशली वाच कर रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर रशिया जो कि शिकस्त खा चुका है और टूट गया बुरी तरह से, तो उसने समझा कि शायद मेरी अगर इस किसी साइड से दुनिया के अंदर अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल सकती है तो वो इस खित्ते से, इस साइड से मिल सकती है। तो उसने ये सारी चीजें देखने के बाद एक लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना बना के कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यहाँ इस खित्ते से जाके किसी ने अटैक किया, इवन के वो प्रूफ, वो एविडेंस नहीं दे सके और दुनिया ने भी इसको कहा, US को, कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है और ये आप इस तरह चढ़ाई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखें जी, हमेशा जीत जो है ना सच की होती है और झूठ को शिकस्त होती है। पहली बात तो यहाँ से अमेरिका ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया उसमें वो शिकस्त खा गया एक। दूसरी बात यह है कि जंगें लड़ी जाती है हमेशा दिल और दिमाग दोनों को सामने रखकर। दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। जब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की अमेरिका ने और उसने ये समझा, गुरूर में था, ताकत के अंदर था, उसने ये समझा कि हम एक छोटे से चंद एक लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, मिनिमम तादाद के अंदर हमारे सामने ये क्या कैसे कितना अर्से तक खड़े रहेंगे। लेकिन ये बात जहन में हम रखें कि जो भी ममालिक, जिन मुल्कों ने, जिन खित्तों ने ना कहीं अपना दिफा किया, उनमें चंद लोग ही होते हैं जो खड़े होके पूरी कौम के लिए लड़ते हैं। उन चंद लोगों ने साबित कर दिया, चंद लोगों ने, चंद थाउजेंड के
तादाद में मैन पावर जो उनके पास थी, उन अफगानिस्तान के जांबाजों ने ये साबित किया कि हम पूरे अफगानिस्तान का डिफेंस कर सकते हैं, दिफा कर सकते हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा खिता है, कोई इतने दूर से आके क्यों कर हमारे पे कब्जा कर सकता है। और वो साबित कदम रहे, लड़े, डट के लड़े, और पूरी दुनिया ने जब वो साबित कदम रहे, उन्होंने स्ट्रगल की, और 18-19 साल की स्ट्रगल के बाद चंद एक लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया। अब आप जैसे लोग हैं, अब आप जैसे लोग अगर हैं आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि आज दुनिया का माइंड सेट ही चेंज हो चुका, एकदम चेंज हो गया कि झूठ हमेशा शिकस्त खा जाता है। और आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि हम अपने मुल्क के ऊपर किसी गासिब को कभी भी कब्जा करने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी फतह है। और जहां तक आपका सवाल है कि वो आखिर पर ऐसे ही छोड़कर चले गए, लड़े नहीं, देखें बहुत एक शानदार विक्ट्री के बावजूद भी तालिबान ने या अफगानिस्तान के जांबाजों ने ये साबित किया कि इस दुनिया को कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो वो इस्लाम को सही मानों में मानने वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने कोई भागने वाले को नहीं मारा, उन्होंने किसी औरत का, किसी दुश्मन जो उनके मुल्क के अंदर उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनको आम माफियां दिलवाई, कहा हम आपके खिलाफ है, कोई कदम नहीं, कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, आप सेफ हैं, आपका ये मुल्क है, हम आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जब भी नॉन मुस्लिम ने कहीं चढ़ाई की और विक्ट्री हासिल की अगर, तो उन्होंने वहां औरतों का रेप किया, औरतों की इस्मतदारी की, औरतों की इज्जतों का दिफा नहीं किया, और शराब चली, और फिर उन्होंने सत्यानाश किया। लेकिन दुनिया देख रही है कितनी नीट एंड क्लीन। और ये मैं समझता हूँ 1400 साल के बाद, फतह मक्का के बाद, आज ये एक मिसाल है लोगों के लिए कि हमें जब विक्ट्री हासिल करते हैं, विक्ट्री अल्लाह की तरफ से मिलती है, तो हम अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होते हैं। ना कत्ले गारत, ना कत्लो गारत, ना लूट घसोट, और ना ही हमारे हाथों से ऐसा कोई काम होता है जो दुनिया के पास ये मैसेज पहुंचे कि हम टेररिस्ट हैं। अच्छा, और हाँ, आपका वसी तजर्बा है जहादी, टेररिस्ट कौन है? आपका वसी तजर्बा है जहादी सरगर्मियों में, आपने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जहाद में गुजारा है, तो आप इन चीज़ों को बड़े डीपली समझते भी हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो अफगानिस्तान में तालिबान की फतह है, ये इवेंचुअली, क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान शुरू में तो प्रोडक्ट पाकिस्तान और अमेरिका के थे, इनको वजूद में लाने वाली तो ये दो कुव्वतें थी। तो अब मुझे बताएंगे कि उस खित्ते में तालिबान के आ जाने के बाद पाकिस्तान को क्या किसी तरह का कोई खतरा लाहक हो सकता है आने वाले दिनों में, या कोई ऐसा मखसूस फायदा है जो तालिबान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को? देखें जी, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि पाकिस्तान है पूरी दुनिया अगर मिलके, या ये नेटो के 40 ममालिक मिलके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि हमें अफगानिस्तान में जाना है और हमें आपसे क्या चाहिए, तो अब पाकिस्तान OIC पूरी सोई होती है। OIC तो एक स्लेव, एक गुलाम माना एक समझ लेके हैसियत रखती है इस वक्त यूरोप की और इस्लामी कौंसिल की और UN की। अब उन्होंने तो साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने अपना दिफा करने के लिए अंदर से उनके साथ कुछ और बात, बाहर से कुछ और। तो अब इस स्ट्रेटेजी में तालिबान भी समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या हैसियत रखता है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतना कम ज़हन हो, या कौन ज़हन है या कम ज़हन रखते हैं कि वो अपने सही दुश्मन को ना पहचाने और अपने दोस्त को भी दुश्मन बनाए। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो समझते हैं इस चीज को, पाकिस्तान की मजबूरी समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारा ये पड़ोसी है। और ये याद रखें, दुनिया के अंदर अगर पड़ोस में आग लगी हो और उस आग को आप बुझाने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, तो इससे साबित ये होता है कि आप मरे हुए इंसान है, मरे हुए मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। दुनिया भी समझती है कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान ने क्या किया। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा गाजी साहब, मैं आपसे, मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि आपने अपनी जो उम्र का बड़ा हिस्सा है वो जम्मू में गुजारा, पहले आपने जहादी सरगर्मियां अंजाम दी,
अपनी जान की परवाह ना करते हुए। फिर आपने जेलों का सामना किया, 11 साल तक आपने इंडियन जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो तालिबान के पावर में आने के बाद से एक चीज़ बड़ी जो जिसको हाइप मिली है, बड़ी वायरल हो रही है, उनका एक बयान है जो उन्होंने इंडिया को दिया है कि इंडिया हमें धमकियां ना दे, ऐसी धमकियां हमें पहले बहुत सारे ममालिक दे चुके हैं और हम जानते हैं कि अपना दिफा कैसे करना है। और साथ उन्होंने ये कहा है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, उन्होंने बड़े गुरूर से ये बोला है कि कश्मीर तो है ही हमारा। तो क्या आप समझते हैं कि उस खित्ते में तालिबान की जो जीत है उसके बाद अब आज़ादी, जो तहरीक आज़ादी है, तहरीक आज़ादी है कश्मीर है, उसके भी अब इम्कानात मजीद रोशन हो गए और उसको कोई फायदा होगा इससे? फैसल भाई बिल्कुल, मैं आपने जो सवाल किया, मैं इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन कंटेस्ट किया इस दफा मैंने इलेक्शन कैंपेन में, इवन कि उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि अब कुछ एक महीने के बाद तालिबान क्या करना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है। मैंने उस वक्त लोगों से कहा था कि मेरी बात गौर से सुने। वो बात यह है कि अगर अमेरिका नेटो को लेके और अफगानिस्तान में आ रहा है, और नेटो को कोई हक नहीं है कि वो अगर अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान ने किया था तो नेटो को क्या राइट है कि वो सारे मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करें। इसी तरह पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। दुनिया को कुछ चीजें रिवाइज करवानी हमने, वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट करके अलग कर दिया और पूरी दुनिया तमाशा देखती रही। किसी ने इंडिया के खिलाफ कोई केस नहीं किया। तो अगर हम अपने भाई को, अपने ब्रदर को, और अब तालिबान ये चीज अच्छी तरह से समझते हैं कि जो कश्मीर के अंदर मोदी ने नंगा नाच खेला है, जो जुल्म की इंतहा की है, इसके बदले में हम अगर दो भाइयों को आप अपने साथ मिलाकर और इसी तरह हम इंडिया के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे तो मैं समझता हूं दुनिया के पास कोई दलील नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी कि हमें वो रोक सकें। एक दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कश्मीरियों को एक होकर अपनी आजादी खुद लेना पड़ेगी। अफगानिस्तान की विक्ट्री से एक चीज लाजमी साबित हो गई कि जो लोग फौज नहीं रखते अपनी, और ये वियतनाम से भी आगे की हिस्ट्री है पूरी, जो लोग फौज नहीं रखते, कमजोर हैं, उनको ये जंग जो अफगानियों ने लड़ी है, ये जंग लड़के अपनी आजादी को मुमकिन बनाना चाहिए। अदरवाइज पूरी दुनिया आपका तमाशा तो देख सकती है, पूरी दुनिया आपको खेल फुटबॉल तो बना सकती है, लेकिन आपके हक में फैसला अगर करना होता, पूरी दुनिया ने 73-74 सालों में 70 ईयर से अबव सारी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। हमारी इज्जतें लूट रही हैं, इंडियन आर्मी लूट रही है, और उनको मतलब रेपिस्ट है वो आर्मी नहीं हम कहते, वो रेपिस्ट है, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हम कहते, हम रेपिस्ट आर्मी कहते हैं। और इतनी तादाद के अंदर रेप हो रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। अगर वो तमाशा देख रही है तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, मैंने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो कश्मीर की तहरीक उठी थी, खड़ी हुई थी कि हमने 50 साल 60 साल इंतजार किया, इंडिया ने अटोटंग का राग जो है ना वो नहीं छोड़ा, तो हम अपनी तहरीक गन की तहरीक चलाते हैं, क्योंकि सलामती सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर नंबर 39, 37 और 33 इनके अंदर बाकायदा हमें राइट दिया गया कि अगर ये प्लेबिसाइड नहीं करवाते, रेफरेंडम नहीं करवाते, तो आप गन की तहरीक शुरू कर सकते हैं, जिसको हम जिहाद फी सबिलिल्लाह कहते हैं। आप अगर दुनिया राइट दे रही है, तो मैंने कैंपेन के दौरान भी लोगों से कहा कि उस वक्त तहरीक आजादी कश्मीर खड़ी हुई और कश्मीर को पूरी दुनिया में इंट्रोडक्शन करवाया कश्मीर का, कि कश्मीर का इशू क्या है। अब अगर अमेरिका भाग रहा है तो अफगानिस्तान की फतह के बाद ये साल इंशाल्लाह कश्मीर की फतह का भी होगा। अच्छा, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल होगा आज का कि मुझे बताइएगा, जैसे चाइना ने अभी उधर अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता हुकूमत बनी भी नहीं है, उसका ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ है तो चाइना ने उनको तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। क्या आप नहीं समझते पाकिस्तान को इस चीज़ में पहल करनी चाहिए थी, या इस दफ़ा भी हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे हमेशा की तरह, और इस चीज़ में हम जो साबित कदम नहीं रह सकेंगे, जिसका हमें हमेशा बाद में उठाना पड़ेगा? देखिए जी, पाकिस्तान की आंखें खुल गई हैं, खुल जानी चाहिए और खुल गई हैं। जो लोग अगर इस डायरेक्शन की तरफ नहीं आना चाह रहे थे वो भी आ चुके हैं इस वक्त। मैं आपको साफ बता दूं, वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान अपना एक हिस्सा, एक बाजू कटवा सकता है ना, और दुनिया खामोश रहती है, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर इज अ इशू, ठीक है ना, और पेंडिंग है और इसको सॉल्व होना था। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सर। अगर ये किसी ने ले लिया ना, तो सर आप कहां केस करेंगे, किसके पास
जाएंगे। आपका एक बाजू कोई काट देता है और दुनिया खामोश है और उस पर बोलती नहीं है, और आपका एक है मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी को कोई ले लेता है अगर, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? तो इसलिए पाकिस्तान की आंखें खुल जानी चाहिए और उसको भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। और आपके आखिरी सवाल पे एक चीज मैं आपके सामने साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी से डरते नहीं है। हमारा ये ईमान है मौत उसी वक्त आनी है जिस वक्त अल्लाह ने लिख दी है। अब जब ये ईमान है तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप कश्मीर के सफीर क्यों कर और कैसे हो सकते हैं? आप बेस कैंप के प्राइम मिनिस्टर को सफीर बनाएं, वो केस पूरी दुनिया के सामने रखे और वो क्लियर करके रखे कि भाई इतने सालों से, इतना अरसा से हमें बाल बनाया जा रहा है और हमारे साथ क्या नंगा नाच खेला जा रहा है श्रीनगर की सरजमीन पर। अगर आप हमारा हल नहीं करवाते तो फिर मैं वापस जा रहा हूं, हम अपने बजट से गन खरीदेंगे, अपना बारूद खरीदते हैं और हम अपने जांबाजों को तैयार करेंगे और हम अपनी आजादी को खुद पॉसिबल करेंगे, खुद मुमकिन बनाएंगे। ये मेरे ख्याल में हमारे बेस कैंप के प्राइम मिनिस्टर को सरेआम खुल के आना चाहिए। अगर इनको कोई रोकता है, इनको काम नहीं करने दिया जाता है, तो ये साफ तौर पर बताएं कि सर हमें कौन काम करने नहीं दे रहा, हमें नहीं ये खुलकर बात नहीं करने दे रहा है। लिहाजा वो भी चेहरा नंगा हो जाए और इंडिया के खिलाफ जो कि अटूटंग का राग लगा के और आर्टिकल हमारे खत्म करके वो कब्जा करना चाहता है। क्यों कब्जा करना चाहता है? कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी सरजमीन है, कश्मीर हमारा मुल्क है, हम इसके रिहायशी हैं और हमें अगर मुज़ाकरात से, डायलॉग से कश्मीर का फैसला नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये हक है कि हम जोरे बाजू से खुद ही कश्मीर का फैसला करना। और मैं आपको ये आखिर पे बता देना चाहता हूँ, कश्मीर में ऐसी कौमें मौजूद हैं जो नडर, दलेर और इंडिया की बुज़दिल, शराबी और जानी फौज को शिकस्त देने में तालिबान से कम नहीं है। वल्लाह हमें तालिबान की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। अगर कश्मीर की हुकूमत, बेस कैंप की हुकूमत लोगों को ये अवेयर करें कि भाई चंद हजार, 10,000 की तादाद में 30-40 मुल्कों को शिकस्त दे सकते हैं, आप 10,000 की तादाद में इस बदमाश फौज को अपने श्रीनगर, जम्मू, पूंछ से बाहर कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए कौम को खड़ा करें, दिलेर बनाएं, बुज़दिल मत बनाएं। भाई हम पे किस चीज की पाबंदी है? फैक्टिव हम पे कैसे पाबंदी लगा सकता है? पाबंदी लगाए तो आरएसएस पे लगाए, पाबंदी लगाए तो मोदी पे लगाए। हम तो मजलूम हैं, हमारी बहनों का तो रेप हो रहा है, हमारे नौजवान रोज डेली कत्ल हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जेलों में, जेलें भर दी गई। श्रीनगर की जेल भर, मैं श्रीनगर जेल में रहा, मैं जम्मू जेल के अंदर रहा, मैंने देखा हमारे बुजुर्ग अबाउ 90 ईयर्स बुजुर्ग जेलों में बंद हैं। दुनिया नहीं पूछती है कि भाई 90 से अबाउ, दुनिया के अंदर कोई कानून नहीं है कि इस बंदे को ऐसी सफेद दाढ़ी वाले को हाथ तक लगाए। जी बिल्कुल, कश्मीर हमारा मुल्क है और इस पे हम किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया गाजी शहजाद साहब, अपने वक्त दिया। इंशाल्लाह मजीद किसी प्रोग्राम में भी आपको मुतवज्जा करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये एक तारीखी फतह इस नौयत की भी है कि इसमें कोई भी गोली नहीं चली, किसी तरह का कोई तसादुम नहीं हुआ, कोई लूट मार की हमें खबर नहीं मिली, कोई ऐसी खजाने लूटने की खबर नहीं मिली, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बड़े पुरअमन तरीके से पूरे अफगानिस्तान पे 94% अफगानिस्तान पे जो तालिबान ने कब्जा किया, यकीनी तौर पे एक हैरत अंगेज बात है और आने वाले वक्तों पे इस पे लिखने वाले बहुत वर्क करेंगे और बहुत कुछ इस पे सामने आएगा कि कैसे ये जीत जो है वो अमली तौर पे हमारे सामने आई है। लेकिन इस पे भी इंटरनेशनल मीडिया के चंद इदारों ने इसको भी एक रंग देने की कोशिश की है। जैसे हमारे पास डेली मेल है, ये एक ब्रिटिश अखबार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये एक जर्नल है, अमेरिकन जर्नल है। उसके बाद AFP जो फ्रांस का इदारा है, और इसी तरह फ्रांस 24, इनने कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं और कुछ इस तरह के दस्तावेज़ात पेश किए हैं जिनसे ये लगता है कि तालिबान ने फोर्स किया है जो वहाँ की औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको शादी के लिए, और जो यंग औरतें थी उनकी कोई लिस्ट फरिश्तें मांगी हैं। इस तरह की कुछ खबरें पेश की हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी खबर अभी तक किसी भी अफगान लोकल इंडिविजुअल से हमें देखने को नहीं मिली और किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आने वाले वक्तों में क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या फीचर होने वाला है, और जो हमसाया ममालिक हैं
चीन हो गया, रशिया, यूएस, पाकिस्तान, जिनका इन्फ्लुएंस था इससे पहले और जो असरअंदाज होंगे इस पे, देखना ये होगा कि उनका फ्यूचर अब इस सारी पेशरफ्त के बाद क्या होगा। ये सब चीज़ें भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल तक इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। अल्लाह हाफिज़।